Hello everyone. I hope everyone is fine out there. Today we are going to discuss about the function of stomach. We have already discussed the function of buccal cavity, the types of teeth, their role, their number in our previous lecture. So today we are going to see the various parts of stomach plus the various glands that are located in the inner wall of stomach and what does they do in the process of digestion. कौन से ग्लैंड हमारे स्टमक में है, क्या उनका रोल है डाइजेशन में. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टमक. स्टमक का जो बेटा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फंडस, उभरा हुआ पार्ट जो कि ऊपर की साइड है. नीचे वाला पार्ट कहलाता है पाइलोरिक और जो बीच की बॉडी है ये देखिए ये हमारा मेन स्टमक बॉडी है क्योंकि एक पार्ट हमने प्रोड्यूट वाला निकाल दिया है, नीचे जहाँ पे एंड हो रहा था उसको हमने टर्मिनेट कर दिया है. तो बीच जो हमारी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक. सो दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ आवर स्टमक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जैसे ही हमारा बॉलस स्टमक में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको स्पिंक्टर को ओपन कराना पड़ता है. स्पिंक्टर हाई प्रेशर पे ओपन होते हैं. ये हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंक्टर है. ये बॉलस को कहाँ पे लेके आ जाता है, स्टमक के अंदर. स्टमक की जो इनर वॉल होती है बच्चे, यहाँ पे स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं. क्या बोला मैंने इन ग्लैंड का नाम, एक बार हम फिर से देखते हैं. दीज आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ हैं, जो हमारे स्टमक है उसी के ही अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा जो हमारा बॉलस है उसमें तीन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो चीज़ रिलीज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन. लेट्स सी सिक्रीशन में क्या क्या होता है. द फर्स्ट थिंग इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम फंक्शन देख लेते हैं. फर्स्टली इट इज़ गोइंग टू लो डाउन द पीएच अप्रॉक्सीमेटली 1.8. हमारा जो बॉलस आ रहा था, बॉलस क्या है, हमारा वो खाना जिसमें सलाइवा मिक्स था, तो वो बकल कैविटी से आया, माउथ से आया है, तो वहाँ पे उसका पीएच बेटा 7.8 के आसपास था, यानी अल्कलाइन मीडियम था. बेसिक मीडियम था या आप उसको अल्कलाइन बोलिए. अब जब हमारा खाना स्टमक में आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिक पीएच को ओवरकम करके क्या बना देता है, एसिडिक पीएच. और कहाँ आपका 7.8 था, अब पीएच घट के रिड्यूस होके 1.8 पे पहुँच चुका है. सो ये सब किसने किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने. नाउ लेट्स सी कि इसको हम एसिडिक बना क्यों रहे हैं. फर्स्टली जो हमारा एसिडिक पीएच होता है वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर पाता है. हम चाहे खाना कितनी भी हाइजीनिक कंडीशन में कुक कर ले, उसको कितना भी गर्म खा ले, बट एज सुन एज वी आर गोइंग टू ओपन आवर माउथ, बहुत सारा जो बैक्टीरिया है वो खाने के साथ हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है. तो इंटेस्टाइन में पहुँचने से पहले जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में, वो उसको किल कर देता है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड kill the bacteria that came along with the food. Second thing, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको एक्टिवेट करता है, एंजाइम को, जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन. ये इनएक्टिव फॉर्म है, इट इज़ इनएक्टिव. ये एंजाइम आई कहाँ से, ये भी हमारी गैस्ट्रिक सिक्रेशन में ही होती है. तो एंजाइम इनिशियली क्या थी, पेप्सिनोजन, लेकिन ये क्या थी, इनएक्टिव, ये किसी भी काम की नहीं थी. और जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच को लो करता है वहाँ पे ये एक्टिव हो जाती है और अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लेती है. तो पेप्सिनोजन इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म नोन एज पेप्सिन. ये एक्टिव हो गई है, फंक्शनल हो गई है. इसका रोल अभी हम देखते हैं कि पेप्सिन करती क्या है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने देखिए बेटा कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स किए हैं. फर्स्टली इसने पीएच को घटा दिया है. नाउ द पीएच इनसाइड द स्टमक इज 1.8. सेकेंड थिंग, इसने बैक्टीरिया को किल कर दिया है जो भी हमारे बॉलस में, हमारे खाने में प्रेजेंट था. और थर्ड इसका क्या फंक्शन था, इसने पेप्सिनोजन को जो कि इनएक्टिव एंजाइम थी किस में कन्वर्ट कर दिया है, पेप्सिन में. अब हम देखते हैं पेप्सिन का क्या रोल है.
पैप्सिन इज गोइंग टू एक्ट अपॉन प्रोटीन्स। जो हमारे खाने में प्रोटीन्स होते हैं, पैप्सिन उनको कन्वर्ट कर देती है पैप्टोन्स में से। पैप्टोन्स बोलिए या इनको हम प्रोटीएसेस भी बोलते हैं। तो अब हमारे प्रोटीन काफ़ी छोटे हो चुके हैं। सपोज दिस इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, और अब यहाँ पे ये छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में पैप्सिन इनको डिवाइड कर देती है। बट अभी भी इनकी डाइजेशन बाकी है, क्योंकि अभी भी ये हमने इतने छोटे नहीं किए हैं कि ब्लड इनको ट्रांसफ़र करा सके। सो फर्स्ट थिंग वी हैव सीन HCl आ रहा है। दूसरी चीज़ गैस्ट्रिक सिक्रेशन में क्या थी, पैप्सिनोजन। थर्ड अब हम देखते हैं, पैप्सिन का भी रोल हमने कर लिया। इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और पैप्टोन्स में वो उसको कन्वर्ट कर देती है। लेकिन इसको मीडियम कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम पे ही काम करती है, जो कि HCl ने प्रोवाइड कर दिया। थर्ड थिंग इस स्टमक में जो प्रेजेंट होती है वो होता है म्यूकस। म्यूकस वो स्लाइमी लिक्विड होता है जो हमारे नोस्ट्रल्स में प्रेजेंट होता है, फुट पाइप में प्रेजेंट होता है। सो स्लाइमी लिक्विड होता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ दिस स्लाइमी लिक्विड, बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरे स्टमक में अभी फैला हुआ है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप ब्लेड जैसी चीज़ को डाल देते हैं, मेटल को भी डाल देते हैं, कुछ घंटों में उसका डाइजेशन हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि हमारे स्टमक की क्या हालत होती होगी जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतनी हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको डैमेज ना कर दे, बीच में जो एक लेयर बनती है, जो मैं एक डार्क सी लेयर बना रही हूँ, ये लेयर बनती है म्यूकस की। तो म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और हमारे स्टमक सेल्स को सेपरेट कर देता है, ताकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कभी आए ही ना। ठीक है, अब ये देखिए इसने प्रोटेक्शन का काम कर दिया है। सो दिस प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द नॉट प्रिवेंटिंग ऑफ स्टमैटिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उनको प्रिवेंट नहीं करेंगे, सो HCl इज गोइंग टू डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक। आगे चलते हैं। अब लास्ट में हमने देखा था जब खाना स्टमक से निकल जाता है तो अगेन वन स्पिंक्टर इज गोइंग टू प्रेजेंट दैट स्पिंक्टर, क्योंकि स्टमक का लास्ट पार्ट पाइलोरिक है, तो यहाँ पे स्पिंक्टर का नाम भी हमने क्या दिया है, पाइलोरिक स्पिंक्टर। यहाँ से अब खाना हमारा जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने से पहले इसमें दो चीज़ें और मिक्स होती हैं। नाउ लेट्स सी खाने के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, वी आर गेटिंग टू थिंग्स। फर्स्टली द बाइल। बाइल हमें कहाँ से मिलता है, गॉल ब्लैडर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं गॉल ब्लैडर बाइल को बनाता है। बनाता कौन है, लिवर। लिवर बेटा हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कहीं पे भी लिवर का नाम नहीं पढ़ते, बिकॉज इट इज़ अ ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ये साइड में ये देखिए यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे इसकी डक्ट खुलती है और एक ट्राइंगुलर सा पार्ट यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये लिवर है। और जो पैनक्रियाज होते हैं, एक लीफ लाइक हमारा ग्लैंड होता है, वो यहाँ पे साइड में। तो यहाँ से इसका पाइप ओपन अप हो जाता है, यहाँ से इसकी डक्ट ओपन हो जाती है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुँचने से पहले यहाँ पे दोनों अपने अपने सीक्रेशन या अपने अपने जूसेस को रिलीज कर देते हैं। सो दिस वॉज द बाइल, जो कि कहाँ से आया, गॉल ब्लैडर से। लेकिन बनाया किसने था, लिवर। लिवर बच्चे बाइल को बना के किसको दे देता है, गॉल ब्लैडर को, जहाँ पे ये स्टोर होता है। और जब हमारे स्टमक को या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी पाइप ओपन अप हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट थिंग इज स्मॉल इंटेस्टाइन को और क्या मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आया है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे जो स्टमक से अभी खाना आया था उसको हम बोलते हैं काइम, और ये कैसा है, हाईली एसिडिक। सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं बाइल। बाइल क्या करता है, क्यों लिवर ने बाइल बना के स्मॉल इंटेस्टाइन को दिया है। बाइल एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। वी नो वेरी वेल दैट फैट do not dissolve in water.
लेकिन बाइल क्या कर देता है, इस प्रोसेस को ईजी कर देता है। जब फैट्स में बाइल रिलीज़ हो जाता है, इसमें मिक्स हो जाता है, तो जो हमारे फैट्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होने लगते हैं। एंड दीज आर नॉट कम्प्लीटली बट यस पार्शियली वो अब वाटर में सॉल्युबल होने लगे हैं। वाटर में हम उनको सॉल्युबल क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारी जो दूसरी एंजाइम्स हैं जो फैट की डाइजेशन में हेल्पफुल हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। यू नो वेरी वेल बेटा कि हमारे ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो वाटर में ही होते हैं। और आपने अच्छे से देखा होगा, कभी भी आप ऑयल को और वाटर को मिक्स करेंगे सो दे आर गोइंग टू मेक सेपरेट लेयर। नीचे हमारा हैवी पार्ट रह जाता है जो कि वाटर है, और ये हमारा ऑयल ऊपर ऊपर रह जाता है ऐसे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए किसने हमारी हेल्प की, बाइल ने, और वो इसको पार्शियली सॉल्युबल बना देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट थिंग, लेट्स सी द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होती हैं। पहली होती है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज किस पे काम करती है, स्टार्च पे। स्टार्च एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज अटैक करती है और इसको किस में चेंज कर देती है, ग्लूकोज। ठीक है। सेकेंड एंजाइम जो होती है वो होती है पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज किस पे एक्ट करती है, फैट्स पे, जो अभी हमारे इमल्सिफाइड हुए थे। इमल्सिफाइड किसने हेल्प की थी, बाइल ने। बाइल ने इमल्सिफाइड किए थे। अब लाइपेज अपना काम कर सकती है, तो फैट पे लाइपेज अपना अटैक करती है और फैट्स को कन्वर्ट कर देती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। थर्ड जो एंजाइम होती है पैनक्रियाटिक जूस में उसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अटैक करती है प्रोटीन्स पे, क्योंकि प्रोटीन्स कुछ हद तक हमारे स्टमक में भी डाइजेस्ट हो चुके थे, तो बाकी बचे हुए जो प्रोटीन्स हैं या फिर पेप्टोन्स हैं या प्रोटीएसेस हैं उस पर ट्रिप्सिन अपना काम करती है। एंड फाइनली इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स, दस ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड। इनको बच्चे हम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। ये देखिए मैंने कैपिटल में लिखा है, एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एंड प्रोडक्ट्स वो चीज़ें थी बेटा जिसके लिए अभी तक हम डाइजेशन कर रहे थे, यानी डाइजेशन के बाद हमें मिलना क्या था, हम किस लिए डाइजेशन कर रहे थे, क्यों इतनी सारी एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, क्यों हम स्टार्च को, फैट्स को या प्रोटीन्स को तोड़ने में लगे हुए थे, टू गेट दीज 3 थिंग्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्लस अमाइनो एसिड। अब ये देखिए हमारे एंड प्रोडक्ट बन के रेडी हैं। जो भी हम खाने से केमिकल निकालना चाहते थे वो हमें मिल गए हैं, यानी इसके आगे अब डाइजेशन नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चे, इसके नाम में स्मॉल आ जाता है, लेकिन जो इसकी लेंथ होती है वो 6 से हमारी 6.5 मीटर के आसपास होती है। एंड दिस 6 to 6.5 meter is comparatively huge area when we are going to compare it with the large intestine। कहने को large intestine large है, लेकिन बेटा वो सिर्फ और सिर्फ अपने width में, उसका जो diameter है, यहाँ पे large intestine इस चीज़ में बड़ी है, लेकिन small intestine जो है वो longer है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम लेंथ करें तो वो लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। फाइन, तो चौड़ा कौन है, विड्थ में बड़ा कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर देखेंगे तो डायमीटर इसका छोटा होता है, तो इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बट इट इज़ लॉन्गर, इट इज़ शॉर्टर, इट इज़ नैरो, इट इज़ वाइडर। सो ये तो थी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि डाइजेशन इज़ नाउ कंप्लीटेड। जो भी हम कर रहे थे डाइजेशन वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें खाने में से कुछ नहीं निकालना है, खाना लगभग यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थिंग, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है,
यहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाता है। जो भी अभी हमने एंड प्रोडक्ट की बात की, एक बार फिर से इनको लिख लेते हैं। ग्लूकोज, सेकेंड थिंग क्या थे, अमाइनो एसिड्स, ये मिले गए थे हमें प्रोटीन से, ये मिल गए थे हमें कार्बोहाइड्रेट से, और फैट से हमें क्या मिला था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये जो हमारे एंड प्रोडक्ट हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा हैं। अब इनका हम करेंगे क्या, दीज आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द विलाइज। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे स्मूथ नहीं होती है कि जैसे हमारा वाटर का पाइप है, खाना उसमें से पास ऑन हो चुका है। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं हर एक डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं विलाइज। अब इन विलाइज के बीच में से हमारा वो खाना घूम रहा है जहाँ पे बहुत सारे हमारे एंड प्रोडक्ट्स है, कोई फैटी एसिड है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है। अब ये देखिए जो मैंने डॉटेड डॉटेड चीज़ें बनाई हैं ये हमारे केमिकल्स हैं। तो ये क्या करती हैं विलाइज, विलाइज के अंदर बेटा लैक्टियल होता है, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स रैप्ड होती हैं। तो ये जैसे इनके कांटेक्ट में कोई इनमें से कोई भी एक केमिकल आता है, ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट, साइट का मतलब क्या है, जगह, प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके आगे ना डाइजेशन होगा ना एब्जॉर्प्शन होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसकी, न्यूट्रेंट की। ये कुछ ऐसे ही होता है बेटा कि अगर आपसे कुछ वाटर गिर गया है, वाटर के ऊपर आप कॉटन क्लॉथ इसके ऊपर डाल देते हो, फाइन, तो ये जो कॉटन क्लॉथ है इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वाटर को अब धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वाटर वहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि हमारे कॉटन फाइबर्स ने उसको अपने अंदर सॉक कर लिया है। तो जितने भी आपके केमिकल्स घूम रहे थे खाने के साथ साथ वो अब कहाँ जा चुके हैं, विलाइज के अंदर। विलाइज के अंदर मैंने आपको बताया क्या होती हैं, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड, यानी हर एक छोटा छोटा केमिकल अब ब्लड के पास पहुंच चुका है। ब्लड क्या करता है, हार्ट से प्रेशर लेता है और प्रेशर लेके एक एक सेल को लीजिए, आप ग्लूकोज ले लीजिए, आप अमीनो एसिड ले लीजिए, ग्लिसरॉल आ गया है, फैटी एसिड आ गया है, और सेल फिर अपना अपना काम करने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हमारे पेट को भूख लग रही है। पेट को भूख बच्चे कैसे लग सकती है जब पेट में खाना रुकता ही नहीं है। पेट ने सिर्फ किस में अपना रोल दिया है, डाइजेशन में, और डाइजेशन होके हमने सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल था, न्यूट्रिएंट थे, केमिकल थे, किसको पास ऑन कर दिया है, ब्लड को। सो ब्लड, यहाँ पे देखिए, ब्लड is going to give the nutrients or you can say chemical to the cells, और cells इनको अपनी requirement के according use करने लगते हैं। और chemicals का use करना cells से कहलाता है assimilation। When we are going to use the nutrients of digestion by the cells, the process is known as एसिमिलेशन। ये कुछ ऐसे ही है जैसे हर महीने में पापा को सैलरी मिलती है और वो पैसे अलग अलग खर्चे के लिए, एक्सपेंसेस के लिए रख देते हैं। तो उस पैसे का आप कहीं भी किसी पर्पस के लिए जो यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या किया है, उसका एसिमिलेशन किया है। सारे न्यूट्रिएंट सेल को दे दिए जाते हैं, जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनका क्या कर लेते हैं, यूज़। ये हो गया एसिमिलेशन। अब स्टोरी कुछ यहाँ पे ख़त्म होती हुई सी लग रही है। नाउ वेट अ मिनट, अभी लार्ज इंटेस्टाइन का रोल तो कहीं आया ही नहीं। खाना हमारा ब्लड तक पहुँच चुका है, उसका बंटवारा हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। नाउ व्हाट इज दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज गोइंग टू डू, लार्ज इंटेस्टाइन इज गोइंग टू अगेन एब्जॉर्ब। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की है, ये होती है बेटा वाटर, ड्रग्स एंड सॉल्ट्स की। ये मत भूलिए कि खाने को मैं बार बार लिक्विड फॉर्म में बोल रही हूँ। तो ये जो फूड को हमने लिक्विड बनाया था
ये पानी वो नहीं है बच्चे जो हमने पिया था, ये लिक्विड वो है जो हमारे सेल्स ने, हमारे ग्लैंड्स ने जानबूझ के किसके अंदर डाला था, फूड के अंदर डाला था। क्या करने के लिए? डाइजेशन करने के लिए। केमिकल रिएक्शंस, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ होते हैं? लिक्विड मीडियम में होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। तो अब खाना तो बाहर जाएगा ही, खाने से हमने क्या निकाल लिए हैं? न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए हैं। तो अब वो जो बचा हुआ खाना है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, वो हम थ्रो करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम उस वाटर को क्यों जाने दें जो हमने इसके अंदर डाला था? तो बॉडी क्या करती है, जितना वाटर उसने खाने के अंदर मिक्स किया था उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे जो हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर है वो फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फीकल मैटर टिल द टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू एलिमिनेट स्टोर होता है रेक्टम में। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जहाँ पे ये टेम्पररी टाइप के लिए रेक्टम में स्टोर होता है। नेक्स्ट थिंग एनस। एनस वो पार्ट है जहाँ से फीकल मैटर एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होने का मतलब है इजेशन, बॉडी से बाहर ये थ्रो कर दिया जाता है। एनस पे फिर से हमारे डबल स्फिंक्टर होते हैं। सपोज दिस इज द ओपनिंग ऑफ एनस। जो बाहर वाली मसल्स होती हैं वो बेटा हमारे कंट्रोल में होती हैं, ये वॉलेंट्री हैं, जब चाहे हम इनको ओपन कर सकते हैं। लेकिन एनस के अंदर वाली जो मसल्स होती हैं इनको मैं राउंड राउंड बना देती हूँ, ये सीधा ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। ब्रेन इनको कंट्रोल करता है, यानी पहले सिग्नल ब्रेन से आएगा जब रेक्टम को खाली करना होगा, उसके बाद आप वॉलेंट्री को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे डबल प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि फीकल मैटर की लीकेज ना हो। डबल प्रोटेक्शन इसलिए यहाँ पे मिलती है। सो दैट वाज द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फीकल मैटर का बॉडी से एलिमिनेट होना कहलाता है इजेशन। इजेशन जो है हमारे न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप होता है। थैंक यू एवरीवन।